जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को एक साथ में देख रहे हैं जिससे कि आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए। और वो भी हम माइंड मैप के थ्रू देखते हैं जिससे कि आपको फटाफट याद भी रह जाए। तो आज हम 22 अप्रैल के जो आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स है, उन पर नज़र डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर द हिंदू के अगर हम एडिटोरियल्स देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो 6th पेज। अब इसमें द हिंदू जो है ना, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल्स हमें देखने को मिल रहे हैं द हिंदू में। मतलब इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें ये वाला जो एडिटोरियल है, स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द पुलिस चीफ। देखिए क्या हो रहा है कि अभी महाराष्ट्र में घमासान हमें देखने को मिला। मतलब जो कमिश्नर है उनकी ट्रांसफ़र, देन उसके बाद जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है उसको डिसमिस करने के जो भी आसार है वो देखने को मिल रहे हैं। तो पूरा जो मसला है, मतलब शुरू हुआ था, जो अंबानी है, मुकेश अंबानी, उनके घर के सामने जो एक वैन मिली थी जिसमें बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लोजिव है वो देखने को मिला था। वहाँ से पूरा मसला शुरू हुआ। बाद में धीरे धीरे बात करप्शन पे भी आ गई। कमिश्नर जो है उन्होंने जो होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन पर इल्ज़ाम लगाया, जो चिट्ठी लिखी थी उसमें कि जो 100 करोड़ है, 100 करोड़ उसका टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा था होम मिनिस्टर के द्वारा, मतलब वसूली का। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, जिसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि जो पुलिस चीफ यहाँ पर बनाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं या फिर चूज़ किए जाते हैं, तो वो प्रोसेस किस तरीके की होनी चाहिए और उसमें स्ट्रेंथनिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला एडिटोरियल जो है इम्पॉर्टेंट है। हालांकि पुलिस रिफॉर्म जो है उससे रिलेटेड ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो एडिटोरियल है, स्टेट एंड टेम्पल्स, है ना। तो इसमें यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो साउथ टेम्पल्स है उनको यहाँ पर स्टेट, मतलब जो समझ लीजिए गवर्नमेंट है, उनके कंट्रोल के बाहर निकालकर जो कम्युनिटी है उनके कंट्रोल में लाने की बात की जा रही है। तो ये मुहिम जो है वो सदगुरु जो है उनके द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके जो एडिटोरियल्स है, जो इससे बात करते हैं, सेक्युलरिज्म से बोलिए या फिर जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उससे बोलिए, तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। मतलब उसमें भी खासकर अगर हम देखें तो आर्टिकल 25-26 जो है यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ भी आपको समझने की या याद रखने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टूवर्ड्स रेशियल जस्टिस। अब देखिए यहाँ पर रेशियल जस्टिस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है। मतलब क्या हुआ है कि जो यूएसए में एक कांड हुआ था, तो उसके बाद से ये जो मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया, सुर्खियों में आ गया, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये देखने को मिलता है। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर आपको सीधा मेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए। इसीलिए इस चीज़ को हम काफ़ी गहराई में जाकर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब जैसे कि कल हमने वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर रेसिज्म जो है उसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिससे कि आपको ये देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, जिससे कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहेगी कुछ भी आपका छूटा हो। ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रेश पुश फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या होता है, किस टाइप के हमें हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ इस आर्टिकल को हम कवर करेंगे। देन अगेन यहाँ पर रेसिपी फॉर वैक्सीन इन इक्वालिटी, यहाँ पर ये जो है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो वैक्सीन से रिलेटेड चीज़ें हो रही है ना, आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए बस, कि वैक्सीन जो है किस किस तरीके से दी जा रही है, वैक्सीन कहाँ कहाँ पर हो रही है, एंड देन उससे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वैक्सीन हेजिटेंसी, जो हमने ऑलरेडी कल कवर किया हुआ है। बस इसके अलावा आपको वैक्सीन के बारे में कोई भी चीज़ रेफर करने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर डेटा इन द न्यू ग्लोबल ऑर्डर, तो ये वाला जो है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें। यहाँ पर बेसिकली जो ग्लोबल ऑर्डर है उसका डेटा है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो और इसमें थोड़ा हम जानकारी जो है वो इन्वॉल्व होने देते हैं, और इस पर एडिटोरियल जो आएंगे तब हम यहाँ पर इस पर कवर करेंगे। जैसे हमने वैक्सीन हेजिटेंसी जो है काफ़ी टाइम बाद कवर किया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं MM एकेडमी की, तो MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आपके लिए लाए जा रहे हैं। इसमें आपको GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। मतलब अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो चल रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी ये वीक में ख़त्म हो जाएगा, एंड इकोनॉमी जो है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद और भी कोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे कोर्सेज जो कंप्लीट भी हो गए, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, एथिक्स, जियोग्राफी, बहुत सारे कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी कोर्सेज, हाईएस्ट क्वालिटी के कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो लोवेस्ट प्राइजेस में।
मतलब जितना आपको बाकी जगहों पर एक महीने का देना पड़ता है, यहाँ पर उससे भी कम में आप एक साल के कोर्सेज जो है वो एंजॉय कर सकते हो, और काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी के हैं जो आपको बाकी कोई भी सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पर जब हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं तो देखिए इंडियन एक्सप्रेस में आज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम एडिटोरियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली मतलब एक एक दो दो पॉइंट में हम यहाँ पर पूरे आर्टिकल को समराइज कर सकते हैं। ये अगर हम देखते हैं पुटिंग माइग्रेंट्स फर्स्ट, देखिए माइग्रेंट वर्कर जो है उनका किस्सा हमें एक साल से देखने को मिल रहा है कि जब लॉकडाउन लगाया गया था बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर जो है वो शिफ्ट हो गए थे, कई सारे लोग पैदल जो है वो चलकर चले गए थे। अब यहाँ पर जब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो इनको यहाँ पर प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम हमारा इंडिया का इकोनॉमी देखते हैं तो 90% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर हमें देखने को मिलता है, उसमें भी सिर्फ 75% अगर हम देखते हैं तो माइग्रेंट्स है। तो इसलिए माइग्रेंट वर्कर जो है उनको अगर हम वैक्सीन प्रोवाइड कर देते हैं तो अपने आप यहाँ पर उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो उनको रिक्रूट कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इनको कोरोना नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। यही बस पूरा हम समराइज इसमें कर सकते हैं, मतलब प्रायोरिटाइज यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर को करना चाहिए। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगेन वही है, द टाइम इज़ नाउ, मतलब यहाँ पर जो हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो डेवलप्ड कंट्रीज ने यहाँ पर काम करना चाहिए। कितने बार देख लिया हमने, है ना, तो ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टॉप दी ब्लेम गेम, यहाँ पर बेसिकली जो वैक्सीनेशन है उसी के बारे में यहाँ पर चीज़ें जो है बातें जो है वो की जा रही है। वैक्सीनेशन के अलावा बोलने के बजाय यहाँ पर जो लॉकडाउन है उसके बारे में खासकर यहाँ पर चर्चा जो है वो की जा रही है कि लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है सिर्फ 10 कंट्रीज जो है वो सफल हो पाई है। ये सारी चीज़ें जो है ये सारी बातें जो है वहाँ पर की गई है जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर डिसीज लाइक कोविड, तो इसमें सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर जो एक वर्ड जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। वो वर्ड भी अगर हम देखते हैं तो वर्ड जो है हालांकि यहाँ पर धुंधला जो है वो आपको दिखाई देगा, लेकिन फिर भी ये जो वर्ड है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिसीज लाइक कोविड। ये जो वर्ड है ये वर्ड है एथनो नेशनलिज्म, ठीक है। ये बेसिकली होता है रॉ फोर्स फीडिंग ऑन दी हेट एंड कंटेम्प्ट। तो ये क्या है, सिर्फ ये वर्ड आपको पता रहने को ना, वो भी इतना खास एग्जाम परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट निकल कर नहीं आता है। हाँ, इंटरनेट सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो कभी कभार आपको क्वेश्चन में, मतलब जब आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कभी कभार आपको ये डाल सकते हैं, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं, मतलब ये जो हो गया हमारा, देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक्सप्लेन सेक्शन। एक्सप्लेन सेक्शन जो है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर नहीं आ रहा है, कुछ खास चीज़ें जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर नई वैक्सीन पॉलिसी जो है वो निकल कर आ रही है, क्योंकि क्या है पहले जो हमें वैक्सीन दी जा रही थी तो यहाँ पर 2 वैक्सीन थी, है ना, एक तो कोविशील्ड थी, दूसरी कोवैक्सीन थी। अब क्या हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था पहला कुछ वैक्सीन का वो अब खत्म हो गया है, अब नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यू किया जा रहा है। तो इसमें 50-50% का जो टारगेट है वो रखा जा रहा है। मतलब क्या है, 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा एंड देन 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो है उनके पास यहाँ पर वैक्सीन जो है वो भेजी जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, जो प्राइजेस है वैक्सीन की, हालांकि यहाँ पर दोनों जगह कुछ कंट्रोवर्सी हो रही थी कि सेंटर को यहाँ पर सस्ते में दी जा रही है, स्टेट्स को या प्राइवेट इसको यहाँ पर महंगे में दी जा रही है, लेकिन बाद में क्लैरिफाई किया गया कि नहीं, यहाँ पर हम सेम जो प्राइजेस है वो यहाँ पर रख रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर ऐसा घपला नहीं है। एंड देन यहाँ पर जो प्राइजेस है वो फिक्स किए जा सकते हैं इनके द्वारा। तो अभी क्या है, अभी पहले जो प्राइजेस है वो 250 रुपये के आसपास थी, तो यहाँ पर मतलब समझ लीजिए कि कम में मिल रही थी स्टेट्स को, इसलिए यहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, इसलिए उन्होंने प्राइजेस भी कम रखी थी। लेकिन अब उन्हीं को यहाँ पर महंगे दामों में मिलेगी, तो यहाँ पर हो सकता है कि अब जो वैक्सीन के प्राइजेस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। और फर्स्ट में से आप सभी को पता है कि 18 साल के ऊपर के जो है वो वैक्सीन ले सकते हैं, तो आप सभी जो भी 18 साल के ऊपर है उन्होंने वैक्सीन अगर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यही सारी बोल बच्चन जो इसमें की गई है। देन उसके बाद यहाँ पर फेज 3 डेटा ऑफ कोवैक्सीन ये काम करता है मोस्ट वेरिएंट्स के, इसमें ये भी यहाँ पर बताया गया है। मतलब अलग अलग जो वेरिएंट्स होते हैं, अलग अलग जो म्यूटेशन होता है वायरस का, तो अलग अलग वेरिएंट्स निकलते हैं, तो सभी के लिए यहाँ पर काम आ सकता है जो कोवैक्सीन है वो। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है, बाकी कुछ खास निकल कर नहीं आता है। तो इतने एडिटोरियल्स आज हमको कवर करने हैं, मोस्टली यहाँ पर द हिंदू जो है उसी कवर करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जो रेशियल जस्टिस है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में सीधा क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज़ रेशियल जस्टिस या फिर व्हाट इज़ रेसिज्म। एंड ये जो रेसिज्म है क्या सिर्फ ये हमें यूरोप में ही देखने को मिलता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही देखने को मिलता है, एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू टैकल दी रेसिज्म। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं, तो इसलिए आपको तैयार रहना है। तो यहाँ पर हम डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। बेसिकली न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि हमें एक USA में एक कांड देखने को मिला था, जहाँ पर एक जो इंसान है मतलब जो ब्लैक हमें देखने को मिलता है, एंड उसको यहाँ पर पुलिस ने इस तरीके से दबोच कर रखा था। ये यहाँ पर कंटिन्यूसली बोल रहा था आई कांट ब्रीथ, उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो इसके समर्थन में था, लेकिन अब यहाँ पर हुआ है कि पुलिस वाला जो है
हाँ भैया, दबोच लिए गए। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से आते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर जॉर्ज फ्लॉइड इंसिडेंट्स क्या है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा आक्रोश जो है पूरी दुनिया भर में हमें देखने को मिला था। तो ये इंसिडेंट्स क्या था? देखिए 25 मई 2020 को जॉर्ज फ्लॉइड जो है 46 ईयर ओल्ड ब्लैक मैन है, ये मारा गया था क्योंकि उसे पुलिस के द्वारा इस तरीके से दबोचा गया था। ठीक है, उसे अरेस्ट कर लिया गया था। बेसिकली जो काउंटरफिट बिल है उसके केस में उसे अरेस्ट किया गया, उसे पकड़ा गया एंड पुलिस ऑफिसर जो है उसने अपने घुटने से उसे दबोच कर रखा अबाउट 9 मिनट्स तक। और ये जो है इसके वजह से उसकी डेथ हो गई, मारा गया एंड उसकी वजह से मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन जो है, प्रोटेस्ट जो है वो हमें ऑल ओवर यूएसए एंड इवन हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड जो है वहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रेस क्या है, व्हाट इज रेस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, रेस मतलब बेसिकली क्या है? रेस मतलब दौड़ना नहीं कि हम रेस लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, वो नहीं। यहाँ पर रेस क्या है? अ ग्रुप या फिर कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर्म्ड ऑन अ कॉमन। यहाँ पर कॉमन क्या होता है? मतलब कम्युनिटी है, ठीक है, ग्रुप है या कम्युनिटी है जिसमें हमें कॉमन चीज़ें कौन सी देखने को मिलती है? फिजिकल एट्रीब्यूट, मतलब दिखने में वो सेम होंगे। सोशल इक्वालिटीज़ जो है, क्वालिटीज़ जो है वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। जनरली उनको डिस्टिंक्ट यहाँ पर व्यू किया जाता है बाय दी सोसाइटी कि मतलब ये जो है ये पर्टिकुलर अलग लोग हैं। जैसे मोस्टली जो कॉमन वर्ड निकल कर आता है वो है निग्रो, है ना? तो ऐसे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इनिशियली रेस जो है वो बेस था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके का है, उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट किस तरीके का है। ये हम जेनेटिक पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि सेम तरीका का अगर होता है, मतलब कोई अगर गुस्सेल है तो वो नहीं बोलेंगे हम रेस है ना? लेकिन बिहेवियरल एस्पेक्ट कुछ लोगों का सेम होता है, तो वो यहाँ पर रेस जो है वो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अब जेनेटिक स्टडीज़ जो है इन लास्ट 20 ईयर्स उन्होंने यहाँ पर बोला है कि बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट रेस जो है वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। स्कॉलर्स अब ये आर्ग्यू करते हैं कि रेस जो है कल्चरल इंटरवेंशन है जो रिफ्लेक्ट करता है स्पेसिफिक एटीट्यूड, बिलीफ या यहाँ पर पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड जो है उस पर इम्पोज किया गया। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है रेस के बारे में। देन यहाँ पर टुडेज टाइम अगर हम देखते हैं तो टर्म रेस जो है अप्लाइड होती है रिलीजियस ग्रुप्स पर भी, जीविश रेस हो गए, लिंग्विस्टिक ग्रुप पर भी, अरब रेस हो गई, एथनिक ग्रुप पर भी, जैसे फ्रेंच रेस हो गई, स्लेविश रेस हो गई, चाइनीज़ रेस हो गई। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है? अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि रेसिज्म क्या है। मतलब हमने रेस जो है वो क्या होती है तो समझ लिया, मतलब ये पॉजिटिव कन्वेंशन हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया कि रेस मतलब क्या है, हमने ये तो डिफाइन कर लिया। अब रेसिज्म क्या है? यहाँ पर हम आते हैं डिफ्रेंसिएशन पर, यहाँ पर हम आते हैं डिस्क्रिमिनेशन पर, यहाँ पर हम आते हैं इनइक्वालिटी पर। तो रेसिज्म बेसिकली क्या है? रेसिज्म ये एक्ट है, प्रिजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, एंटेगोनिज्म डायरेक्टेड अगेंस्ट डिफरेंट रेस। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर ये जो रेस है इसके अगेंस्ट में अगर हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो ये कहलाता है रेसिज्म। ये एक फीलिंग है ऑफ हेट्रेड ऑफ वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक व्यक्ति या फिर एक कम्युनिटी जो है उसके द्वारा अगर कोई हेट्रेड की फीलिंग दर्शाई जा रही है किसी और कम्युनिटी के लिए या फिर किसी और व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि उसका स्किन कलर जो है वो अलग है, लैंग्वेज जो है वो अलग है, कस्टम्स जो है वो अलग है, प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो अलग है। तो ऐसे अगर चीज़ें होती है कि हेट्रेड आप फैला रहे हो इन कारणों की वजह से, तो वो रेसिज्म जो है वो कहलाता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ स्किन कलर जो है वही रेसिज्म कहलाता है, कि मतलब अगर ब्लैक है एंड गोरा वो रेसिज्म है। जी नहीं, यहाँ पर रेसिज्म में सभी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। जब कोई स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स आर थॉट टू बी लिंक्ड विद स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ बिहेवियर, एटीट्यूड एंड आइडिया ऑफ रेस जो है वो इमर्ज होती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो जो मोस्ट नोटोरस एग्जाम्पल है रेसिज्म का वो है स्लेवरी, है ना? कि ये जो है ये तो स्लेव है, ये भी एक रेस हो गई, स्लेव्स है। मतलब अफ्रीका के बहुत सारे लोग जो है उनको स्लेव बनाकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ले जाया जाता था एंड वहाँ पर उनसे बहुत ज़्यादा काम जो है वो करवाया जाता था एंड जो महिलाएं हैं उनके साथ रेप, ये सारी चीज़ें जो है वो भी हमें देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेस एंड एथनिसिटी, ये आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी मैंने आपको आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है रेस में और एथनिसिटी में। देखिए रेस जो है उसको अंडरस्टूड किया जाता है मोस्ट ऑफ द पीपल एज मिक्सचर ऑफ फिजिकल, बिहेवियरल एंड कल्चरल एट्रीब्यूट। ठीक है, ये तीनों जो है यहाँ पर डिस्टिंक्ट रहते हैं, उसको हम रेस यहाँ पर कहते हैं। अब बहुत सारे बार यहाँ रेस एंड एथनिसिटी जो है उसको इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एथनिसिटी अगर हम देखते हैं डिस्क्राइब करता है पर्सन की लैंग्वेज एंड शेयर्ड कल्चर। यहाँ पर अगर आप देखो कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसका बिहेवियर किस तरीके का है एंड कल्चरल एट्रीब्यूट उसके किस तरीके के हैं, वो रेस बनता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पर्सन के लैंग्वेज की एंड शेयर्ड कल्चर की, ठीक है, यहाँ पर कल्चरल एट्रीब्यूट एंड शेयर्ड कल्चर यहाँ पर डिफरेंट है।
मतलब पर्टिकुलर यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरी कम्युनिटी जो है वो अपना शेयर्ड कल्चर यहाँ पर रख रही है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर एथेनिसिटी जो है वो डिस्क्राइब करता है। हालांकि बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलता है। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए, रेस जो है समथिंग वन इनहेरिट्स एंड एथेनिसिटी जो है टिपिकल वन एक्वायर्स। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, अब यहाँ पर हम समझने के लिए ले लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम निग्रो देख रहे हैं, ठीक है, तो चाह कर भी क्या मैं यहाँ पर वो रेस में जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ। मतलब ये क्या हो रहा है, ये रेस उन्होंने इनहेरेंट की भी है ना। लेकिन अब यहाँ पर समझ लीजिए कि कोई पर्टिकुलर एक कल्चरल शेयर्ड कल्चर है, ठीक है, मतलब समझ लीजिए एक रिलीजन है, क्या मैं उस रिलीजन में तब्दील हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकता हूँ, है ना। तो वो यहाँ पर एथेनिसिटी, मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया एथेनिसिटी, मतलब ये मैं एक्वायर कर पा रहा हूँ, ये मैं एक्वायर्ड कर रहा हूँ। लेकिन रेस जो है वो यहाँ पर इनहेरिटेंट है, यहाँ पर वो एक्चुअल में मिली हुई है, वो यहाँ पर मैं एक्वायर नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ हमें यहाँ पर रेस एंड एथेनिसिटी में डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, रेसिज्म जो है क्या वो लिमिटेड है कलर्ड लोगों के लिए ही सिर्फ, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, जो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सिर्फ यही यहाँ पर रेसिज्म है। तो देखिए रेसिज्म अगर हम देखते हैं करंट टाइम्स में, तो वाइडर फॉर्म जो है वो ले लिया है, इंक्लूडिंग एंटी इमिग्रेंट स्टैंड ऑल्सो। यहाँ पर सिर्फ अब कलर के बेसिस पर नहीं रहा है, यहाँ पर एंटी इमिग्रेंट जो है वो भी यहाँ पर स्टैंड आ चुका है। यहाँ पर जेनोफोबिक टेंडेंसी जो है, मतलब फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, यहाँ पर बेसिकली कोई स्ट्रेंजर आ रहे हैं, जैसे हमें जो आसाम है वहाँ पर देखने को मिलता है ना, जो त्रिपुरा है वहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब जो बांग्लादेश है वहाँ से जो काफ़ी सारे इलीगल माइग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट जो है वो हमें देखने को मिले हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं जेनोफोबिक टेंडेंसी, है ना, कि यहाँ पर फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, यहाँ पर जो है सबसेट ऑफ रेशियल माइंडसेट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आ रहे हैं, यहाँ पर आसाम में जो निकल कर आ रहे हैं, त्रिपुरा में जो आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी लेक्चर्स में, है ना, कि किस तरीके से ये जो है ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। या फिर अगर आप रोहिंग्या का इशू देखते हैं, तो क्यों यहाँ पर इंडिया जो है उनको एक्वायर नहीं कर रहा है, इंडिया जो है उनके लिए सहानुभूति नहीं दर्शा रहा है, वो भी हमने यहाँ पर देखा हुआ है। रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, बराबर है। तो ये जो है ये यहाँ पर रेसिज्म का माइंडसेट निकल कर आता है। एशियन कम्युनिटीज फेसेस अ वेरी सटल बट पावरफुल रेसिस्ट हेट्रेड वेस्टर्न कंट्रीज में। अगर हम देखें तो हम भी अगर वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा रेसिज्म जो है वो फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेसिज्म जो है क्या ये सिर्फ वेस्ट तक लिमिटेड है? देखिए वाइट सुप्रीमेसी जो है ये हमें वेस्टर्न कल्चर से आई हुई देखने को मिलती है, बराबर है, कि यहाँ पर ब्रिटिशर जो आए हुए थे और उन्होंने वाइट सुप्रीमेसी जो है कि गोरे जो है वही राज कर सकते हैं, गोरों को ही अच्छी पोस्ट पर रहना चाहिए, है ना, इंडियंस को अच्छी पोस्ट पर। तो ये क्या था, ये रेसिज्म था बेसिकली, बराबर है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो रेसिज्म जो है ये हमें वाइट सुप्रीमेसी के तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा जगहों पर फैल चुका है, मतलब एशियन माइंडसेट में भी आ चुका है। अफ्रीकन कम्युनिटी रेसिज्म इंडिया में फेस करते हैं, इंडियन सिटीजन जो है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वो भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। ये हमने इंटरनल सिक्योरिटीज़ में देखा हुआ है किस तरीके से क्यों यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो यहाँ पर एलिनिएटेड फेस करते हैं। देन यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है लिमिटेड नहीं है सिर्फ ब्लैक कम्युनिटी के लिए, लेकिन अब यहाँ पर नेपाली गोरखा बोलिए, रोहिंग्यास बोलिए, उइगुर मुस्लिम्स बोलिए, सभी तरफ हमें ये देखने को मिलता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं रेसिज्म का सोसाइटी पर इम्पैक्ट, तो अलग अलग तरीके का इम्पैक्ट होता है। एक तो हमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसे है कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है डेमोक्रेसी में वो नहीं रह पाता है, या फिर उनका मतलब जो डिफ्रेंसिएशन है वो इस तरीके का हो जाता है कि फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी एक को सपोर्ट करना या फिर और ज़्यादा डिवाइडिंग जो है वो कर देना, वो हमें देखने को मिलता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि वो सही ढंग से इकोनॉमी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, सही ढंग से उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। सोशल इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा आता है कि उनको पूरी तरीके से आइसोलेट कर देना, उनके तरफ कोई भी मतलब समझ लीजिए इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं रखना। देन जेंडर एंड रेसिज्म जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, मतलब बेसिकली महिलाएं जो है उनके साथ स्लेवरी, ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है। तो इम्पैक्ट जो है रेसिज्म का सोसाइटी पर सभी पहलुओं पर काफ़ी बुरी तरीके का होता है। तो अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड जो है वो क्या हो सकता है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो यहाँ पर उनको मिलना चाहिए, जिससे कि उनका सेफगार्ड यहाँ पर रहे और जिससे उनमें भी कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं यार हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है कि हम सीधा दरवाजे जो है कोर्ट के वो खटखटा सकते हैं। देन लीगल प्रोहिबिशन जो है रेसिस्ट बिहेवियर पर वो यहाँ पर रहना चाहिए। मतलब क्या है कि देखिए लीगल प्रोविजन भले ही रहे, है ना, लीगल प्रोहिबिशन भले ही रहे, लेकिन वो पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं करता है जब तक हमारा एटीट्यूड जो है वो चेंज ना हो जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो हमारा लीगल प्रोहिबिशन है वो यहाँ पर बरकरार रहना चाहिए।
देन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एज दी कोर्ट केसेस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन आर डिलेड, है ना, कोर्ट केसेस जो है तारीख पे तारीख, तो कोर्ट केसेस डिस्क्रिमिनेशन जो रिलेटेड है वो यहाँ पर डिले होते जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है विक्टिम्स का वो डिक्रीज होता जाता है कि यार हमको न्याय तो मिलने वाला है ही नहीं, और जो रॉन्ग डूअर्स है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि यार ठीक है ना, क्या है, तारीख पे तारीख तो चलते रहेगी, तो ये यहाँ पर फटाफट केसेस जो है रिजॉल्व होने चाहिए। देन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मल्टी कल्चरल परस्पेक्टिव जो है ह्यूमन राइट्स का वो यहाँ पर प्रमोट होना चाहिए टू गिव स्पेशल राइट्स, ठीक है। देन यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो रहना चाहिए, मतलब सो कॉल्ड लोअर रेसेस जो है उनका अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है तो अपने आप वो ऊपर के स्तर पर आ जाएंगे, और उनको यहाँ पर स्टीरियोटाइप यहाँ पर ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए जो भी मजाक उड़ाया जाता है, जो भी हाथ उठाया है मारा जाता है कमज़ोर लोगों पर ही किया जाता है, तो अगर वो सशक्त हो जाएंगे तो अपने आप चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएगी। देन हमें देखने को मिलता है सोशल अवेयरनेस जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए, जिससे कि लोग जो है वो यहाँ पर पहले मतलब माइंडसेट चेंज हो जाए, खासकर अगर हम यंगर जनरेशन देखते हैं तो उनमें यहाँ पर इस तरह की वैल्यूज़ जो है इक्वालिटी की, है ना, तो वो यहाँ पर इनकलकेट की जाए जिससे कि यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ना हो। देन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज़, उन्होंने यहाँ पर जितना भी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता है उसको सही ढंग से टैकल करना चाहिए, है ना, एक कमेटी फॉर्म करना चाहिए जो यहाँ पर टैकल कर पाए, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी, संपूर्ण जानकारी, मतलब अब यहाँ पर आपका कुछ भी छूटा नहीं है जो हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर रेसिज्म जो है उससे कनेक्टेड हो। तो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, आपको यही ढांचा जो है मेंस में अगर पूछा जाए तो यही ढांचा सीधा ओक देना है, ठीक है, वोमिट कर देना है, जिससे कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए। एंड हाँ, पीडीएफ जो है, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर मयूर मोगरे सर्च कीजिए एंड फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पर आते हैं, फ्रेश पूछ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की टाइप क्या है वो हम देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है वो सून ज्वाइन करने वाला है 15 अदर कंट्रीज़ को हाइड्रोजन क्लब में, एज इट प्रिपेयर्स टू लॉन्च नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में देखते हैं तो ये क्या है, ये जो है एक इनिशिएटिव है जो यहाँ पर मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट जो है अर्थ पर हाइड्रोजन, उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उससे हम यहाँ पर बेनिफिट जो है वो उठाने वाले हैं, उससे हम यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन जो है वो करने वाले हैं फॉर क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन। हमें यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है उससे भी लड़ना है, हमें यहाँ पर हमारा कार्बन इमिशन जो उसको रिड्यूस करना है, उसके लिए हाइड्रोजन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, इसको हम यहाँ पर कमर्शलाइज करने वाले हैं। फोकस जो है बेसिकली जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्सेज वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर रिन्यूएबल कैपेसिटी जो इंडिया की वो यहाँ पर ग्रो हो जाएगी विथ हाइड्रोजन इकोनॉमी, ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। तो हाइड्रोजन अगर हम देखते हैं तो ये लाइटेस्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो लाइटेस्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट है। वेट जो हाइड्रोजन का काफ़ी कम है, इवन एयर से भी कम है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में राइज होता जाता है, इसलिए प्योर फॉर्म जो है H2 उसमें रेयरली हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हाइड्रोजन जो है वो नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन मेटेलिक होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, हाईली कंबस्टिबल डायटमिक गैस होती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीधा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से आपको एग्जाम में प्रीलिम्स बोलिए या मेंस बोलिए उसमें पूछा जा सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल जो है इज़ अ जीरो इमिशन फ्यूल बर्न्ड विथ ऑक्सीजन। जीरो इमिशन मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट्स है वो हमें बिल्कुल भी कार्बन इमिशन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्यूल सेल और इंटरनल कंबशन इंजन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, एंड स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन जो है उसके लिए भी यहाँ पर यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के टाइप के, तो 3 टाइप के हाइड्रोजन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक हमें देखने को मिलता है ग्रे हाइड्रोजन, एक हमें देखने को मिलता है ब्लू हाइड्रोजन, एक हमें देखने को मिलता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो चलो हम आ गए हमारे मेन ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। अब इनकी कुछ फीचर्स अगर हम देख लें, क्योंकि आपको मैच द पेयर में पूछा जा सकता है कभी कभार कि यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन दे दिया जाए एंड आपको यहाँ पर मैच करना है उनके प्रॉपर्टीज़, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया का बल्क प्रोडक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है हाइड्रोकार्बन, फॉसिल्स ये सब, एंड बाय प्रोडक्ट है CO2। मतलब ये अगर आप देखोगे ग्रे हाइड्रोजन तो ये इमिट करता है, क्या इमिट करता है, CO2, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो यहाँ पर हो सकता है। ब्लू हाइड्रोजन अगर हम देखते हैं तो सोर्सेस है फॉसिल फ्यूल्स, बाय प्रोडक्ट CO एंड CO2 ये हमें देखने को मिलता है, मतलब ये भी हार्मफुल बाय प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट है कैप्चर एंड स्टोर किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ग्रे हाइड्रोजन जो उससे बेटर माना जाता है ब्लू हाइड्रोजन। एंड ग्रीन हाइड्रोजन तो बाय प्रोडक्ट इसका समझ लो यार पानी एंड पानी के वेपर्स, मतलब सबसे बेस्ट ये जो है रिन्यूएबल इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन हमें देखने को मिलता है।
जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड, इलेक्ट्रिसिटी, स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट हमें पानी और पानी के वेपर जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें से हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आती है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई, देन उसका जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो भी काफ़ी हाई है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो उसको निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे तिजोरी पर बहुत ज़्यादा वेटेज जो है वो आ सकता है। अब यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो उसको डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए, है ना, वो प्रमोट किया जाना चाहिए। ओपन एक्सेस रिन्यूएबल पावर टू एन इलेक्ट्रोलाइजर। अगर हाइड्रोजन जो है वो अगर शिप करने की बात हम करते हैं तो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली हमारा इकोनॉमिक जो है वो यहाँ पर इरोड हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर बनाना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पर एक्सेस जो है राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर जो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन का वो हमें देखने को मिले, जिससे कि हाइड्रोजन सप्लाई जो है वो हमारे कंटिन्यूसली रहे। देन हमने यहाँ पर स्टेप लेना चाहिए जिससे कि हम यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस में, स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक्स जो है फ्यूल का वो हम इंप्रूव कर सकें। एंड पॉलिसी मेकर जो उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाना चाहिए जिससे कि अर्ली स्टेज में ही हम यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सही ढंग से कर सके, एंड जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए वो हम यहाँ पर फुलफिल कर सके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द पुलिस चीफ। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट है कि यहाँ पर बैलेंस जो है वो ज़रूरी है टू बी स्ट्रक बिटवीन द गवर्नमेंट्स लिजिटिमेट रोल एंड द पुलिस चीफ ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। ठीक है, क्या हो रहा है, जैसा मैंने आपको कहा कि बेसिकली अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं तो जो परमबीर सिंह है मुंबई पुलिस कमिश्नर पोस्ट, वहाँ से उनको रिमूव किया गया, दूसरी तरफ डाला गया। अब यह स्पॉटलाइट जो है लॉन्ग ओवरड्यू रिफॉर्म जो यहाँ पर ज़रूरी है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एंड रिमूविंग से रिलेटेड पुलिस चीफ का, वो यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है। गवर्नमेंट जो है एक्सरसाइज करती है पूरा कंट्रोल स्टेट पुलिस पर और वही डिसाइड करती है कि चीफ जो है वो कौन होगा, रिमूव किसको किया जाएगा, ट्रांसफ़र किसकी की जाएगी, सब कुछ यहाँ पर जो मिनिस्टर्स है उनके हाथ में होता है ना। देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट वेटिंग प्रोसेस, तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर रहनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए क्या है कि एक ओवरसाइट पैनल जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए। मतलब क्या ओवरसाइट पैनल मतलब क्या, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपॉइंटमेंट की एंड रिमूवल की फ्रॉम दी गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट अकेली यहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा बाय पार्टीशन पर, है ना। एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी रहेगी जिसमें से गवर्नमेंट जो है वो उसका एक हिस्सा रहेगा, पूरा गवर्नमेंट सोलो अथॉरिटी नहीं, गवर्नमेंट एक हिस्सा रहेगी। स्टेट लेवल ओवरसाइट बॉडी, स्पेसिफाइड रोल जो है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ पुलिस चीफ वो यहाँ पर रहना चाहिए। पुलिस चीफ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सजेस्ट किया गया था नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1979 में, लेकिन हो ना सका। देन उसके बाद सेकंड है कि ट्रांसपेरेंसी जो उसकी भी यहाँ पर ज़रूरत है। अब देखिए जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, रिमूवल से रिलेटेड, वो रहना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट एंड मॉडल पुलिस एक्ट यहाँ पर रिक्वायर यूपीएससी एसएससी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर यूपीएससी जो है किस पे शॉर्टलिस्ट, लेंथ ऑफ सर्विस, सर्विस रिकॉर्ड, रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल 10 साल का, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि ये सब कुछ हो सकता है। लेंथ ऑफ सर्विस कितनी, सर्विस रिकॉर्ड, उस हिसाब से हम यहाँ पर पुलिस चीफ जो है उनको यहाँ पर अब सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्दर गाइडेंस जो है कोई भी यहाँ पर नहीं बनाया गया कि लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो बेसिकली कितनी रहनी चाहिए, सर्विस रिकॉर्ड किस तरीके का रहना चाहिए, तब हम चीफ, मतलब बेसिकली देखिए एक इंसान है, इसका लेंथ ऑफ सर्विस अगर समझ लीजिए 15 साल की हुई है, ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड में उसको 4 स्टार मिले हुए हैं। एक बंदा है उसका 14 साल हुई है एंड उसका सर्विस रिकॉर्ड 15 मतलब रिकॉर्ड जो है 15 का पॉइंट उसको मिले हुए हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसको यहाँ पर बनाए, इसको बनाए, प्योरली अब गवर्नमेंट के हाथ में है ना। रेंज ऑफ एक्सपीरियंस उसको कितना है, ये यहाँ पर उसके एलिमेंट, सब एलिमेंट जो है वो नहीं बताए गए हैं कितने कितने रहने चाहिए, ये ड्रॉबैक है। अब कोई भी स्क्रूटिनिटी प्रोसेस जो है वो भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कि यहाँ पर रिमूवल जो है वो यहाँ पर किस तरीके का हो। यूनाइटेड किंगडम जो यूजफुल एग्जांपल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर पुलिस रिफॉर्म एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2011 देखने को मिलता है, जो यहाँ पर पब्लिक कन्फर्मेशन जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है एक एडिशनल लेयर, जहाँ पर अपॉइंटमेंट जो होती है हेड ऑफ द पुलिस फोर्सेस, वो यहाँ पर चेक किया जाता है, नोन एज पुलिस कॉन्स्टेबल्स आउटसाइड ऑफ लंडन सिटी, ठीक है। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फेयरनेस इसी तरीके से आता है, कैसे, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रपोज कैंडिडेट जो है उसको अगर रिक्वायर्ड हो कि वो हियरिंग में पार्टिसिपेट करेगा ऑर्गेनाइज बाय पुलिस एंड क्राइम पैनल इन ईच एरिया,
जो पुलिस है, क्राइम पैनल है हर एक एरिया में, वो अगर यहाँ पर एक हियरिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें अगर पार्टिसिपेट करता है कैंडिडेट, ठीक है, अब इसमें कौन रहेगा, मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम लोकल काउंसिल एंड कोऑप्टेड इंडिपेंडेंट मेंबर्स, है ना, मतलब इंडिपेंडेंट मेंबर्स रहेंगे, जहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर किए जाएंगे कैंडिडेट्स की एबिलिटी पर। एंड यहाँ पर क्रूशियल स्टेप रहेगा टाइम बाउंड वेटिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन विच पैनल जो है वो अपने रिकमेंडेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। एंड पैनल जो है उसके पास वीटो पावर भी रहता है बाय 2/3 मेजोरिटी प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट में, ठीक है। ऐसे जो स्टेप्स होते हैं ये यहाँ पर फेयरनेस जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि फेयरनेस जो है वो यहाँ पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्दी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानने को मिली होगी। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए। जय हिंद।